चश्मे दश्ते दिल पर अब्र से अबरू बनाता है। वो चश्मे दश्ते दिल पर अब्र से अबरू बनाता है, फिर उसके बाद रम भरता हुआ आबू बनाता है। वो चश्मे दश्ते दिल पर अब्र से अबरू बनाता है, फिर उसके बाद रम भरता हुआ आबू बनाता है। झलकती है अजब तासीर सी उसकी कहानी में, झलकती है अजब तासीर सी उसकी कहानी में, वो लफ्जों पर लगे एराब से जादू बनाता है। झलकती है अजब तासीर सी उसकी कहानी में, वो लफ्जों पर लगे एराब से जादू बनाता है। शबे तारीख में जब सुबह की उम्मीद मिट जाए, शबे तारीख में जब सुबह की उम्मीद मिट जाए, तो अपने लफ्ज के इदराक से जुगनू बनाता है। शबे तारीख में जब सुबह की उम्मीद मिट जाए, तो अपने लफ्ज के इदराक से जुगनू बनाता है। अलामत से रगों में चारसू फैली मोहब्बत से, अलामत से रगों में चारसू फैली मोहब्बत से, वो अपनी हर कहानी को हमा पहलू बनाता है। अलामत से रगों में चारसू फैली मोहब्बत से, वो अपनी हर कहानी को हमा पहलू बनाता है। कहीं जब हिज्र में औलाद की यादें सताती हैं, कहीं जब हिज्र में औलाद की यादें सताती हैं, तो फिर वो दीदाए याकूब के आंसू बनाता है। कहीं जब हिज्र में औलाद की यादें सताती हैं, तो फिर वो दीदाए याकूब के आंसू बनाता है। कहीं जब हिज्र में औलाद की यादें सताती हैं, तो फिर वो दीदाए याकूब के आंसू बनाता है। वो चश्मे दश्ते दिल पर अब्र से अबरू बनाता है, फिर उसके बाद रम भरता हुआ आबू बनाता है। छोटी सी नज़्म है ये नज़्म मंशा साहब के नावल टामा टामा तारा की ताज़वी तकरीब के मौके पर मैंने कही थी और उस वक्त पढ़ी थी। ये पंजाबी एक नज़्म है। सुन मां बोली दिया राखिया, सुन लोगां दी गल बात, कोई लिखतां तेरियां छाणदा, कोई मिथदा तेरी दात। तू अणख कहानी चोपड़ी, तू गुन्नी रत दी तौण, तू अणख कहानी चोपड़ी, तू गुन्नी रत दी तौण, पे सभे अखर चौणवें तेरे आल दुआले पौण। जियो बाल आने पालिए इंज पाले तू किरदार, जियो बाल आने पालिए इंज पाले तू किरदार। हुण आवे सारे शहर विच मां बोली दी महकार। तू भौर उस मिशाल दा जिस बलना अदलां तीक, तू भौर उस मिशाल दा जिस बलना अदलां तीक, जिस बस्ती ओदा चानना मैं उत्थे दा वसनीक। तू अख भरीजा चानना, तू पौड़ी चढ़दी वाज, तू अख भरीजा चानना, तू पौड़ी चढ़दी वाज। तू उस मुहांदरे पक्या जिदा अखरां उत्ते राज। मैं तेनू बैठा वेखना हर शाम कहानी कोल, मैं तेनू बैठा वेखना हर शाम कहानी कोल। तू रात दी सरगी ताड़दा फजरां दे बूहे खोल। मैं तेनू बैठा वेखना हर शाम कहानी कोल, तू रात दी सरगी ताड़दा फजरां दे बूहे खोल। ओ टावे टावे तारिया तू छू ले ओ आसमान, ओ टावे टावे तारिया तू छू ले ओ आसमान। तू उत्थे मारी चौंकड़ी जिस बैठदे ने प्रधान। शबे तारीख में जब सुबह की उम्मीद मिट जाए, तो अपने लफ्ज के इदराक से जुगनू बनाता है। और मोहम्मद मंशा याद जब ये जुगनू बनाता है और फिर अपनी मुट्ठी को पकड़ के मुट्ठी को बंद करता है, तो भी उससे इतनी रोशनी छलक रही होती है कि जो कागजों के कागज जो हैं उन्हें मुनव्वर कर देती है। ख़वातीन और हज़रात, मंशा याद साहब इस तरह इस शहर के लिए एक एजाज़ की हैसियत रखते हैं। इसी तरह से हमारे नौजवान साथियों में मोहम्मद हमीद शाहिद का नाम है कि जो अफसाना, तनकीद और तहकीक के मैदान में अपना एक अंदाज, अपना असलूब रखते हैं। अब वो तशरीफ लाएंगे और मंशा साहब के हवाले से।
یہ جو چند سطریں میں نے لکھی ہیں اس موضوع پہ ایک مضمون کا ملخص ہو سکتی ہے، منشیات کا افسانہ اور سماجی معنویت۔ پہلے ایک ٹکڑا منشیات کے افسانے کا۔ میرے اندر کھلبلی مچ گئی ہے عمر کے حصے میں جب لطیف اور نازک جذبے سر پڑ جاتے ہیں اور آدمی کے اندر کا بیل تھک کر تھان پر بیٹھا جگالی کر رہا ہوتا ہے، اسے ڈچکروں ٹھوکروں سے حرکت میں نہیں لایا جا سکتا، اسے جگانے کے لیے تابڑ توڑ ڈنڈے برسانے پڑتے ہیں۔ اس کی موت کی خبر سن کر مجھے صدمہ ضرور ہوا، جیسے بیٹھے بٹھائے کسی نے ٹھوکر مار دی۔ میں چونکا اور پلٹ کر دیکھنا چاہا، مگر میرے سینگوں پر دھرتی کا بوجھ تھا۔ صاحب منشیات کی کہانی سارنگی کا یہ دلچسپ ٹکڑا عین تمہید میں آپ کو اس لیے سنا دیا ہے کہ مجھے تیزی سے بدلتے ہوئے سماج کے ساتھ جڑے رہنے کی شدید خواہش رکھنے والے منشیات کا لگ بھگ اپنے ہر دوسرے افسانے میں ایک عجب دھج سے چونکنا لطف دے گیا۔ اسے آگے کا سفر درکار ہے، مگر اسے بار بار بیک مرر دیکھنا پڑتا ہے۔ یاد رہے بیک مرر اس کا ایک افسانہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا محبوب استعارہ بھی۔ وہ اس بیک مرر میں دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے عقب میں تیزی سے معلوم ہوتے منظرنامے کو، اور ونڈ اسکرین میں سے تیر کی تیزی سے اپنی سمت بڑھتے نامانوس وقت کو بھی دیکھتا ہے۔ جو کچھ جانا پہچانا ہے وہ اس کے اندر پس جاتا ہے، اور جو سامنے ہے وہ اس دھرتی جیسا ہو جاتا ہے جسے بیل نے اپنے سینگوں پر رکھا ہے۔ ہم جو ماضی کے ساتھ ایک بامانی رشتہ رکھنا چاہتے ہیں اور ارضیت کو اپنی سانسوں میں بسائے ہوئے ہیں، زمین سے چاہے جتنا اوپر اٹھ جائیں اپنے حصے کی مٹی اپنی مٹھی میں ضرور رکھتے ہیں۔ تو یوں ہے کہ منشیات کی مٹھی میں جو مٹی ہے وہ جگنو بن کر چمکتی ہے، ان سورجوں کی طرح جن کے مقابل آ کر نئے عہد کی صارفیت زدہ مجبور حیثیت کے چراغ منہ چھپانے لگتے۔ منشیات کے افسانوں میں متشکل ہونے والے جس سماج کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں خالص اور پاکیزہ رشتوں میں ایسے ایسے کردار ملتے ہیں جن کا تصور مادیت زدگی نے مشکل بنا دیا ہے، اور ایسی ایسی فضا ملتی ہے کہ جس کے اندر سے زندگی کی خوشبو کے جھرنے پھوٹ بہتے ہیں، مگر کون نہیں جانتا کہ ضرورت پیداواریت اور سرمایہ کی افزودگی کی بنیادوں پر اسارے جا رہے اس نئے عہد کے شیش محل کے اندر اس خوشبو کا داخلہ ممنوع ہے، مگر اسے تو اس خوشبو کے ساتھ ہی اس کانچ محل میں داخل ہونا ہے، اور منشیات اس امتناع کو توڑنا چاہتا ہے۔ مجھے سارنگی کا جملہ ایک بار پھر دہرانے دیں۔ میں چونکا اور پلٹ کر دیکھنا چاہا، مگر میرے سینگوں پر دھرتی کا بوجھ تھا۔ تو یوں ہے کہ منشیات نے ہمت کر کے اور نیت باندھ کر کچھ افسانے اس دھرتی کے بارے میں لکھے ہیں جو سینگوں پر بوجھ کی طرح جھول رہی ہیں، اور بہت سارے افسانے اس مٹی کے بارے میں لکھے ہیں جو خوشبو بن گئی ہے، وہ خوشبو جس نے انسان کا وجود بامانی بنا دیا ہے۔ میں ان دونوں قسم کے افسانوں کی سماجی معنویت کو بھی الگ الگ پہچان سکتا ہوں۔ ایک قسم کے افسانوں کے اندر آدمی اڑیل بیل کی طرح دکھایا گیا ہے جسے اس کا مالک آگے کو کھینچتا ہے، مگر بیل پیچھے کو زور لگاتا ہے، حتیٰ کہ مالک بفر جاتا ہے۔ اس قبیل کے افسانوں کی ایک عمدہ مثال منشیات کا 8 اکتوبر کے سانحے کے حوالے سے لکھا گیا آگے خاموشی ہے کا نام پانے والا افسانہ ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس افسانے کا ماسٹر دین محمد اپنے طالب علموں سمیت ملبے کے اندر دب گیا۔ اس کے شاگرد ایک ایک کر کے اس کے سامنے مرتے رہے اور وہ خود جرہ جرہ موت کو نہاتے ہوئے بھی زندہ رہا، اور پھر یوں ہوا تھا کہ ہمارے نام نہاد دانشوروں کی رکتی ہوئی سوچ کے تعفن نے اسے تڑپایا اور مار دیا۔ اس کہانی میں منشیات نے ماسٹر دین محمد کے ہاتھ میں اس کے مرنے سے پہلے جوتا سمانا چاہا تھا کہ وہ اسے ان دانشوروں کی سمت اچھال سکے، اور سجانے کا جتن کیا تھا کہ جمود زدہ متعفن سوچ رکھنے والوں کو جب تک چوٹ نہ لگے وہ اڑیل بیل کی طرح پیچھے ہی کو زور دیتے رہتے ہیں۔ اس کا فیصلہ ہے کہ آگے نہ دیکھیں تو راستے مسدود ہو جاتے ہیں، اور پلٹ کر دیکھنا بھول جائیں تو شناخت گم ہو جاتی ہے۔ منشیات کے افسانوں پر بات کرتے ہوئے مجھے خواہش ہونے لگی ہے کہ اسی کی طرح چلتی ہوئی بات کی گاڑی کی ونڈ اسکرین سے نظریں اٹھا کر بیک مرر میں دیکھوں، تو یوں ہے کہ اس بار وہ اڑیل بیل نظر آ گیا ہے،
जिस का मालिक उसे आगे खींचने से उकता गया था और बिखर कर उसके फूलों पर चोट लगाना चाहता था। दूसरी कबीर के अफसानों की दुनिया में कुछ और है, अलग सी मगर रूह को सरशार कर देने वाली दुनिया। इन अफसानों में फिक्री दायरों से कहीं ज्यादा जिंदगी की तफहीम की राहें निकलती हैं। मंशियात ने शहर फसाने की इब्तिदाई सतूर में लिखा है कि साइंसी अलूम और टेक्नोलॉजी के फरोग के साथ इंसान रोज बरोज मशीन में ढलता जा रहा है। मशीन में ढलते मसरूफ आदमी का जो हौला मंशियात ने बनाया है, वो आदमी अपने बंजरपन से बुलाया हुआ है। ताहम जब जब वो इस घुटनज़दा माहौल के मुकाबले दही जिंदगी के कुशादा माहौल को लेकर आया तो यूं लगा जैसे तारीकी की लंबी सुरंग के अंदर से रोशनी की चीख जादू बंसरी के सुर की तरह बरामद हो गई है। यूं के तारीख सुरंग का दूसरा किनारा रोशन हो गया। मैं उस रोशन किनारे पर मंशियात के अफसाने, अपना घर के मैले कुचैले मगर फरिश्तों जैसे उस शख्स को देखता हूँ जिसका दिल अपने बच्चों से मिलने को चाहा था तो उसने चारा काटना और हल चलाना वहीं मौकूफ किया, बस पकड़ी और मिलने चला आया था। जिसे मैंने तारीखगार से शिनाख्त किया है, मंशियात के मरकजी किरदार ने सूरत हाल का नक्शा इसी अफसाने के आगाज में यूं खींचा है तो वही हर तरफ मदारियों की तरह जितर चालाक आदमी और आसमान में थिगली लगाने वाली 13 सालन औरतें, मुनाफत से हटी हुई सूरतें, खुदगर्जी के जाले, साजिशों की मकड़ियां और वही टांगे खींचने और मेरे उठने बैठने की जगहों पर मुर्गियों की तरह गंदगी फैलाते अहबाब, वही हर रोज की तरह सोकर उठना और वही 70-70 कदम पीछे हटकर एक दूसरे से टकरे मारती दीवारें, भागम भाग दफ्तर के लिए तैयार होना, वही मेज, वही नाश्ता, गिद्धों की तरह अफसराने बाला की नजरें, वही फाइलें, वही एक जैसे कैद हुए लफ्जों के पेट भरना। तो साहब ये मंजरनामा जो मंशियात ने दिखाया है उसने नए आदमी के रंग ढंग और चाल ढाल के बेढंगेपन को नंगा कर दिया है। आदमी अपने तहजीबी अहम से निकल चुका है। अपनी नौयत के एतबार से आदमी से ताल्लुक समाजी नहीं रहा, बाजारी हो गया। अकीदे दम तोड़ने लगे हैं, अकीदत और एहतराम के करिया बदल हुई है और अक़दार बदल गई है। हकीकत के मानी उलझ गए हैं और सच्चाई ग्रे एरिया हो गई है। अल्फाज हैं, मानी इनकार हैं, जुमला है मगर उसके बदल में मफ़हूम का अमल ठहरता ही नहीं। परेशान नजरी है, परेशान फिक्री है। अटल ने इसे बेचैनी का अहद कहा था, फ्रांस अलेक्जेंडर ने आदम ताकुल का, मगर यार लोग तहजीबी अक़दार पर शबखून मारने वाले इस अहद को रोशन ख्याल तरक्की याफ्ता और इंसानी फलाह का अहद करार देने पर तुले बैठे हैं। मंशियात के हाँ मामला ये है कि उसकी गुफ्तगू में जितनी तवज्जो ये बदला हुआ जमाना पाता है उसका तख्लीकी वजूद इस तनासुब से इस तब्दीली को कबूल नहीं करता कि अपने अफसानों को समाजी मानवियत से वो जगमगा रहा है। उसका गालिब हिस्सा अर्जियत, तहजीब और रवायत ही में पैवाज है। मैंने किसी और जगह लिखा था कि मंशियात को बेटी की तरह गृहस्थन और खानदान से जुड़ी हुई औरत पर लिखना अच्छा लगता है और आज की नशिस्त में इस पर यह इजाफा करना है कि इसका सबब महज और सिर्फ यह है कि रिश्तों में जुड़ी हुई औरत ही उसे समाज के अंदर बामानी लगती है, जबकि रिश्तों से कटी हुई औरत या तो शायर बन जाती है या फारिग होती है या माल कारामद या बेकार पुरजा। और यही कुछ तो मर्द के बारे में भी कहा जा सकता है। इन रिश्तों के लिए वो बहुत कुछ कुर्बान कर सकता है, हत्ता के अपना इश्क भी। इस बात में मंशियात के मारूफ अफसाने 13वां खंबा को ध्यान में लाइए और उसने उबयाता जोड़े को भी जो रेल कार में सवार हो गया था, मंशियात ने अपने कारी को एक अजब सूरत हाल से दो चार करने के लिए इस मंजरनामे में एक तीसरे किरदार को भी मौजूद रखा है। ये तीसरा शख्स नौब्याहता दुल्हन की जिंदगी में कभी अहम रहा होगा मगर नए और तख्लीकी रिश्ते से जुड़